हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। पिछली सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल की, उसी की कंटिन्यूएशन में ये वही सेम चैप्टर चल रहा है, सॉलिड स्टेट है ना। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो उससे आगे होंगे एंड होपफुली आपने अब तक, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, थ्योरी रिवाइज कर ली होगी, फॉर्मूले रिवाइज कर लिए होंगे एंड जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम कराए थे वो भी कर लिए होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन का है, देखिए सबसे पहले आपका xenon crystallizes in the FCC lattice and the edge of the unit cell is 620 picometer. ठीक है, what is the nearest neighbor distance and what is the radius of xenon atom? अब अगर आपको ध्यान हो, एक टेबुलर फॉर्म में आपने आर डी और एज आपका ए होता है, ठीक है, उसके साथ आर इज इक्वल टू डी बाई टू समथिंग, डी बाई टू रूट टू, इस तरह से फॉर्मूले याद किए होंगे तीनों के लिए अलग अलग, सिंपल FCC BCC के लिए। ठीक है, तो ये उसी पे बेस्ड है आपका। फॉर FCC लैटिस मैं आपको फॉर्मूला बता दूं जो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना था। ठीक है, वो क्या है? एक तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है? डी। डी आपका क्या होता है? ए बाय, जैसे ये आपका 620 है ना, ए बाय रूट टू। ठीक है, ये आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। आर आपका क्या होता है? या तो आप डी बाय टू बोलो या फिर आप, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से अगर देख सकते होगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट करें एंड कैलकुलेट करना है। डी क्या आ जाएगा? डी है आपका, किधर गया, ये रहा, 620 बाय रूट टू। ठीक है, यानी 620 बाय रूट टू की वैल्यू 1 कितनी होती है? रूट टू की वैल्यू रूट टू, रूट थ्री, ये वैल्यूज़ याद रखना, रूट फाइव है ना, इस तरह की वैल्यूज़ आप याद रखेंगे तो इजी रहेगा। चलो डिवाइड करोगे तो आपका आ जाता है 438.5 पिकोमीटर के अराउंड, और बस रेडियस उसका हाफ है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीधे से ये जो आंसर है इसका आधा कर दो भाई, 438.5 बाई टू, यानी कि 219.25 पिकोमीटर आ गया आंसर। था तो सिंपल, लेकिन अगर ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके हाथ से निकल जाएगा ना, यू विल लूज सम मार्क्स, सम वेरी प्रीशियस मार्क्स कहना चाहिए, क्योंकि है कुछ नहीं इसमें। देखो जस्ट आपने कैलकुलेट किया, बट सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही थी? इन फॉर्मूलेज पे। और उसमें भी आपको बार बार प्रैक्टिस इसलिए चाहिए, जितना ज़्यादा आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी ना, तो फॉर्मूला आपके माइंड में बैठ जाता है, आप कंफ्यूज नहीं करते हो सिंपल FCC एंड BCC लैटिस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर एंड द लैटिस टाइप इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी BCC लैटिस, तो व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिट सेल? अब इसके लिए आपको फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर BCC लैटिस R इज, आपको जो सिंपली फॉर्मूला था R इज इक्वल टू √3/4a, वो याद रखना है। ठीक है, √3/4a आप याद रखोगे तो उसके बाद अब आप ये देखो क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यानी कि ये a निकालना है, तो आप इसको a के फॉर्म में इक्वेट करके लिख लीजिए, है ना। 4r डिवाइड बाई √3, 4 इंटू 75 डिवाइड बाई √3, यानी कि 1.732। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसको जब आप जस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 173.2 पिकोमीटर। $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, ऑब्वियसली जिसमें कुछ ना करना होता है ऐसे ही बोलना पड़ेगा। सोचो, और इतने इजी क्वेश्चंस हैं, और इसके लिए भी बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं क्वेश्चन। क्यों? न्यूमेरिकल से डरते हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ न्यूमेरिकल से मत डरो, कोई ज़रूरत नहीं डरने की, फ्री फोकट के नंबर है। ठीक है, चलो। A solid AB has CaCl टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड वाला। सीजियम क्लोराइड वाला अगर आपको ध्यान हो BCC लैटिस होता है। मैं बार बार आपको कई बार बता चुकी हूँ, सीजियम क्लोराइड, NaCl, ये चीज़ बार बार जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि किसका कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज दिस मच, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन A+ एंड B नेगेटिव। अब ये देखो पूछा क्या हुआ है, एक तरह से लैंग्वेज चेंज कर दिए, बट एक्चुअली नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ही पूछा है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन A+ एंड B नेगेटिव, यानी क्या है ये आपका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, वही तो पूछ रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, अगेन फॉर BCC, लेकिन पूछा क्या था यहाँ पे? एच दिया हुआ है और D निकालना है आपकी बारी। ठीक है, तो D के लिए आपका D, और अगर आपको ध्यान हो R इज इक्वल टू D बाई टू। ठीक है, आपने ये लिखा हुआ था ना, तो R इज इक्वल टू D बाई टू। ठीक है, D कैसा आएगा? ट्वाइस ऑफ दिस मच। ट्वाइस ऑफ दिस मच मतलब √3/2a। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सिंपली फॉर्मूला निकाल सकते हो फॉर BCC। क्या था? D इज इक्वल टू √3/2a। फाइन, तो इसके लिए आपको अब जस्ट जो है क्या करना है, लेट मी चेक इट अगेन, R D बाई टू, सो ट्वाइस ऑफ R,
ट्वाइस ऑफ दिस मच, यस, हाँ, √3/2a। मैं खुद भी क्या करती हूँ, एक ही फॉर्मूला याद रखती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डंप करने से बजाय ये कि आप उसको अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में कुछ स्मॉल ट्रिक्स आप कह लो या जैसे भी जो भी है उतना याद रखो, बाकी तो आपको रिलेट कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आप देखिए, आपको एज लेंथ दी हुई है 404, डी आपको निकालना है 1.732 डिवाइड बाई 2 इंटू 404, 349 अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना जाना चाहिए, 349 है 1.732, 349.9 पिकोमीटर, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 350 के राउंड आपका आंसर आ जाएगा। तो था ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी। चलो जी, हमने कर लिए 2-3 क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन कर लिए ना। अब बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो आपका दोनों ही क्वेश्चन आपके डेंसिटी पे बेस्ड हैं, ठीक है। सोडियम हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। तो कुछ करना है? नहीं, कुछ भी नहीं करना इसलिए नहीं करना क्योंकि आपने जस्ट फॉर्मूला लगाना Z इंटू एम, ठीक है, A³ इंटू N0। Z आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। मैं बार बार वो सारा नहीं लिखूंगी क्योंकि वो मैं सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत बार, ठीक है ना। तो आपको जस्ट लेटिस देखना है कौन सा है, Z की वैल्यू पता लग जाएगी, ये आपका मॉलिक्यूलर मास, अगर आपका मॉलिक्यूल है ना, और एटम है तो उसका मास आ जाएगा सीधे, सिंपल सी बात है। ये H की वैल्यू आपको दी ही होती है, N0 आपका एवोगाड्रो नंबर, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी थी। Z यहाँ पे आपका है BCC स्ट्रक्चर के लिए Z कितना होता है 2 इंटू 23, ऑब्वियसली सोडियम है। A³ में आपका आ जाएगा 365.9 इंटू 10⁻⁻10 इसका क्यूब, ठीक है। एक्चुअली एक चीज़ और, ये यहाँ पे कब 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब -10 आना -12, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमने फॉर्मूला पूरा डिराइव किया था डेंसिटी का। एक्सप्लेन आपको मैंने किया था कब हमें 10⁻10 लेना है, कब 10⁻12 लेना है। तो वहाँ जाके एक बार आप फिर से मैं आपको वही कहूँगी, जाके आप रिवाइज कीजिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे, क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये क्या चीज़ हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने गलती कर दी वो ये कि यहाँ पे ये नहीं पुट करना। पता कैसे क्या गलती की, कि मैंने सीधे एज ले लिया। देखो अब ध्यान दिया, विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया हुआ है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू दी थी। तो फॉर्मूला अब आपका क्या लगेगा, डी का फॉर्मूला याद करो, √3/2a फॉर BCC लैटिस। तो √3/2a 1.732 डिवाइड बाई 2 इंटू 365.9, ये आपका आ जाएगा 422.5 पिकोमीटर। और यहाँ पे आप लेंगे फिर 422, यार इसको मैं पूरा ही कट कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, है ना। 2 इंटू 23, कितनी खिचड़ी पका दी मैंने, ओ माई गॉड। 422.5 इंटू 10⁻10 इसका होल क्यूब, और साथ में एवोगाड्रो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23, 6.023 ले लो या 6.02, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ से जब आप डेंसिटी पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाता है 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगी मैंने तो यहाँ यूनिट्स नहीं लिखी, बट आप यूनिट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा आपको कि जब आप यूनिट्स लिखते हैं फिर साथ में कट करते हैं ना, तो फाइनल आंसर आपका सही आ जाता है। आपको पता लग जाता है कि अच्छा हाँ, मैंने यहाँ ये गलती की है, यहाँ नहीं की है। ये जो मैं कही थी ना 10⁻10 -12, जब आपने यूनिट साथ में लिखी होगी तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। गॉट इट। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, आपको Z पता लग जाएगा हमेशा। लैटिस से जो भी होगा, ये मास ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। सोडियम था यहाँ पे तो उसका एटॉमिक मास है ना, कुछ और होगा तो जो भी होगा व्हाटएवर, थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता है तो कई बार इक्वेशन में दिया भी होता है मास। A³ A आपको निकालना पड़ा यहाँ पे, कभी कभार A डायरेक्ट भी दिया होता है, N0 एवोगाड्रो नंबर था ही। तो यहाँ आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हैविंग मॉलिक्यूलर मास दिस मच इज 5 एंगस्ट्रॉम, यानी A की वैल्यू दी हुई है और ये दिया हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास विच क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक लैटिस, ओके। तो क्यूबिक लैटिस BCC के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इफ द डेंसिटी इज दिस मच फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल एटम, R की वैल्यू निकालनी है। चलो जी, फिर से फॉर्मूला लिखो, Z इंटू एम A³ इंटू N0। डेंसिटी दे रखी है, हाँ जी, डेंसिटी दी हुई है, ये भी दिया है, ये भी दिया, ये भी दिया, यानी कि Z निकालना है। तो आप क्या करेंगे, रो इंटू A³ इंटू N0 डिवाइड बाई M कर दो जी, वैल्यू पुट। रो की वैल्यू आपको 2 दी हुई थी ना, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मैंने डेंसिटी की वैल्यू पुट की। देन आफ्टर दैट A³ A आपका था 5 इंटू 10⁻10, 8 कम कर दिया हमने, इसको आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। जब आप उसको सेंटीमीटर क्यूब आपने करना ही है तो 5 इंटू 10⁻8
एंड यस, ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर। मैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन करती हूँ ना, हमेशा बार बार क्रॉस चेक करती हूँ कि कभी कहीं गलती ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, अदरवाइज पूरी सारी मेहनत बेकार अगर आप कैलकुलेशन गड़बड़ कर दो या गलत वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसकी यूनिट आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई। नीचे आपका क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, पर मोल है। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 75 ग्राम पर मोल। अब अगर आप देखो, ये कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, और सेंटीमीटर माइनस क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये और ये भी कट हो रहा है। वैल्यू सारी सिर्फ जो आपकी बीच की रह गई वो रह जाएगा। ठीक है ना, ये यूनिट्स मैंने लिख के आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। z की वैल्यू आपकी आ जाती है 2, मैंने वैसे पहले बता दिया था, क्यूबिक लैटिस में BCC स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब BCC स्ट्रक्चर के लिए जरा फॉर्मूला याद करो, R इज इक्वल टू √3/4a। फाइन, तो √3/4a में 1.732 डिवाइड बाय 4 इंटू, बस। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2.165। ठीक है, 1.732/4a। इसको ऐसे करो, ऐसे रहने दो, वरना आपको ये इंटू 10⁻10 फिर से लिखना पड़ेगा। बेटर है कि आप इसको आंगस्टम में ही निकाल दें, 2.165 आंगस्टम। अगर आप 10⁻10 लिखना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बट हाँ, रेडियस एंड ये सारी चीज़ें हम यूजुअली आंगस्टम में कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि हमें दिया इसमें था। अगर किसी और चीज़ में दिया होता, पिकोमीटर में दिया होता, तो आप पिकोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेंसिटी वाले में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो केयरफुली करना जब भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो मैंने बड़ी कटिंग कर दी यहाँ, आप मत करना बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए मैं कैलकुलेशन पहले रफ में करके रख लेता हूँ। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है? ये फिर से डेंसिटी पे है, और ये एक हमारा अगला क्वेश्चन डोपिंग पे है। तो बहुत 2 ही क्वेश्चन रह गए, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे। द डेंसिटी ऑफ KBr इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ ऑफ एज यानी ए की वैल्यू दी हुई है। प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस टू विच यूनिट सेल ऑफ KBr बिलोंग्स, और यहाँ देखो मास भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इन शॉर्ट करना क्या है, अगेन फॉर्मूला लिखिए, ए क्यूब इंटू एन नॉट, एंड उसके बाद जी आपने करना है, निकालना था आपको z, तो आप इसके अकॉर्डिंग रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट, ठीक है, डिवाइड बाय m, ये कर देंगे बस। उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, z इज इक्वल टू रो की वैल्यू, डेंसिटी कहाँ गई, ये रही। अब की बार मैं यूनिट नहीं लिख रही। ठीक है, ए क्यूब 654 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, सेंटीमीटर अंदर आता है, राइट। एंड एन नॉट 6.02 इंटू 10⁻23, नीचे क्या आ जाएगा 39 + 80, कर लो कैलकुलेट, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आया, मतलब कौन सा लैटिस हो गया, FCC लैटिस, है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका उसके बाद, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो वो था ना इम्प्योरिटीज़ वाला, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ फिर भी मुझे लगा ये भी कराई देती हूँ, क्यों छोड़ना। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। पहले ये समझना ज़रूरी है कि कितनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट होती है एक स्ट्रॉन्शियम से। Na आपका Na+ है, तो जाहिर सी बात है 2 Na आप हटाओगे तब एक जाके स्ट्रॉन्शियम आएगा। तो एक स्ट्रॉन्शियम आपका कैटायन जो है, कितनी कैटायन वैकेंसी जनरेट कर रहा है, 1। ठीक है जी, 10⁻³ मोल % का मतलब क्या है कि इफ NaCl इज डोप्ड विद इतने मोल % स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, मतलब 100 मोल्स में आपका 10⁻³ मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड है ना। अगर आप इसको कंसीडर करो, 100 मोल्स ऑफ NaCl has 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। फाइन, 1 मोल में कितना होगा, 10⁻³ डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 10⁻5 मोल। ठीक है ना, ये आपका मतलब 1 मोल में आपका ये होगा, पर मोल कहना चाहिए, पर मोल में आपका ये आ गया। ठीक, ये आपका मोल ही होगा। ठीक, अब ये आपको 1 मोल में अगर पता लग गया, और उसके अलावा आपको पूछा गया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, तो आप क्या बोलोगे, ईच स्ट्रॉन्शियम कैटायन इज जनरेटिंग, कितनी कर रहा है, 1 कैटायन वैकेंसी। ठीक है, अब एक कैटायन वैकेंसी अगर जनरेट कर रहा है तो 10⁻5 मोल कितना करेगा, सो 10⁻5 ये आपका पर मोल है। ठीक है ना, कि 1 मोल में इतना होता है। तो एवोगाड्रो नंबर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
ठीक है, इंटू 10⁻23, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल, ये आपकी कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट। हमारे 2 लेक्चर्स में सॉलिड स्टेट के सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप हो गए हैं। अब आपका काम रह गया है प्रैक्टिस करना। मेरा काम था करा देना एंड समझा देना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने कराया और इससे ज़्यादा मुश्किल भी कुछ नहीं आता, जितना मैंने कराया इसके अकॉर्डिंग ही आता है, बशर्ते आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सब फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हों। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस की जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड एनीथिंग, अगर आपको कोई और वीडियोस, कुछ और क्वेश्चंस, किसी तरह का कुछ भी पूछना है तो वो भी। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। सो बाय बाय, टेक केयर।